हाय एवरीवन, आई एम पीयूष जिंदल। वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। ये एक डाउट क्लास है। एक क्वेश्चन डिस्कस करना है जो कि किसी स्टूडेंट ने टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन तो डिस्कस होना चाहिए। इसके बेसिस पे मैंने काफ़ी क्वेश्चंस देखे ट्रेंडिंग में, तो मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट जो है ना काफ़ी ट्रेंडिंग और आपको काफ़ी कुछ सिखा के चला जाएगा। तो ध्यान से देखना, चाहे आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टेट जॉब में अगर मैं बात करूं, पंजाब में सुपरिटेंडेंट का एग्जाम हुआ था और उसमें इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब वो डिफरेंट चीज थी लेकिन कंसेप्ट ये था। एंड एसएससी में तो हमेशा पूछे जाते हैं और बैंकिंग में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। आपको न्यूज़पेपर रीडिंग में आपको इस चीज में काफी हेल्प मिलेगी। और वॉइस में इसके बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था 2017 में। आईक्यू चैनल आपको पता होगा। मैंने वो वाले टीचर से क्वेश्चन पढ़ा था, लेकिन मुझे पता नहीं होता था कि यार ये ऐसे क्यों आ रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे। याद कर लेते थे, ठीक है, कोई भी टीचर पढ़ाता था याद कर लेते थे कि इसका आंसर ये आएगा। मुझे आज भी वो क्वेश्चन याद है। वॉइस का क्वेश्चन था लेकिन याद करवा दिया गया। मैंने याद कर लिया और मुझे लगता था यार कि यही सब कुछ है, लेकिन मैं आपको उससे बियॉन्ड सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 10 मिनट लगे, चाहे 15 मिनट लगे, चाहे आधा घंटा लगे, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। भागेगा मत। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले आप अपने लेवल पे एक बार ट्राई कर लो। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने ये उस पर कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था। आप कोशिश करो कि आपको क्या समझ आता है। आई हैव सेंट हिम द लोकेशन ब्लैंक द हाउस एंड द ऑप्शंस आर इन ऑर्डर टू फाइंड सो दैट ही कैन फाइंड। एंड सी ऑप्शन है बोथ आर करेक्ट। आप एक बार पॉज करके कोशिश करो। तुक्का ही मारना, बेसिकली फीलिंग ही तो देखनी है ना। कोशिश करो कि क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो। आप क्या आंसर चूज करोगे, ए चूज करोगे, बी चूज करोगे या सी चूज करोगे। तो मैं आपको बताता हूँ, जो उसका पोल आया वो क्या पोल था। ठीक है, पहले ए वाले में 14% लोगों ने पोल किया। टोटल 692 लोगों ने वोट दी और 14% ने ए, 61% ने बी एंड 25% ने सी। तो मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है, समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो इससे पहले बहुत सारी चीजें समझनी है। इसमें जो जो कंसेप्ट यूज होंगे मैं वो कंसेप्ट बता देता हूं। इसमें एक इन्फिनेटिव का कंसेप्ट यूज होगा, एक मॉडल का कंसेप्ट यूज होगा, एक फ्रेज का कंसेप्ट यूज होगा, एक क्लॉज का कंसेप्ट यूज होगा। अगर आपने 8 घंटे वाली क्लास देखी है जो हमने डाली हुई है, ठीक है, तो आप इसको समझ जाओगे जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अगर नहीं देखी तो उसको देख लेना, आपको सारी चीजें समझ आएंगी। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि आई वॉन्ट टू गो, हमने एक सेंटेंस लिखा। ठीक है, इससे पहले एक और सेंटेंस लिख देता हूं, आई वॉन्ट अ कार। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिख लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये हमारी वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है एंड इट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं आपसे एक सेंटेंस चेंज करके बोल दूं कि आई वॉन्ट टू गो, अब मैंने यहां पे ये लिख दिया। ठीक है, तो इस सेंटेंस में अगर आपसे पूछूं कि हमारा सब वर्ब क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, ये एंड ऑब्जेक्ट क्या है, ये अब ये ऑब्जेक्ट कैसे है, ये आपको उस 8 घंटे वाली वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया गया होगा। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये नॉन फाइनाइट का पार्ट है और इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो इन्फिनेटिव है यहाँ पे इस टाइम पे किसका काम कर रहा है, क्योंकि फेस वैल्यू तो होती नहीं है, सर फंक्शन की वैल्यू होती है। क्या आप इसको यहाँ पे वर्ब कह सकते हो? नहीं कह सकते ना, वर्ब तो ये रही। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर है तो या तो वो नाउन हो सकता है या फिर वो प्रोनाउन हो सकता है। इसके बाहर तो वो जा नहीं सकता। प्रोनाउन तो ये है नहीं, क्योंकि प्रोनाउन में तो आई, वी, ही, शीट वगैरह वगैरह ये आते हैं, तो इसमें से तो वो प्राणी है नहीं। तो इसका मतलब इट इज नॉट अ प्रोनाउन बट अ नाउन हेयर। सिंपल सी बात थी, समझ आ गई? इतनी बात हमें समझ आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है? एक नाउन लिखा हुआ है। चलो जी, समझ आ गया। अब सेकेंड थिंग, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे सेम चीज लिखूं, आई वॉन्ट टू गो। अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे एक बात लिखी है ना, तो ध्यान से देखना। ये सेंटेंस अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसा सेंटेंस है, तीन तरह के सेंटेंस होते हैं, आपको उस वीडियो में बताया था। एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है कंपाउंड, एक होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये तीन तरीके के सेंटेंस होते हैं। एंड इफ आई आस्क यू व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस, कौन से टाइप का सेंटेंस है, तो आपको समझ आना चाहिए कि इसमें एक ही मेन वर्ब है। अगर भाई इसमें एक ही मेन वर्ब है तो इसका मतलब इसमें एक ही क्लॉज है, दो क्लॉज है नहीं। अगर दो क्लॉज है नहीं तो इसका मतलब दोनों में से कोई नहीं हो सकता। ये सिंपल सेंटेंस है। इतनी बात समझ आ गई? तो इट इज एन सिंपल सेंटेंस। इतनी बात समझ आ गई? ठीक। अब एक बात और समझनी है। एक बात जो है और समझनी है वो क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा क्या है? एक वर्ब है। ये हमारा क्या है? वर्ब है। और यहाँ पे ये हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलो ये बात भी समझ आ गई। एक चीज और लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा आई लाइक
टू टीच इंग्लिश। तो अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो लाइक है इसका वर्ब यहाँ पे कौन है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, ये। एंड अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे जो इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या है, नाउन है। अगर वो नाउन है या तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा, या फिर किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या फिर तीसरी चीज कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। कॉम्प्लीमेंट की यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता। इट कैन बी इधर अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अच्छा, क्या ये सब्जेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि सब्जेक्ट तो ये रहा, तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट भी नहीं हो सकता, तो ये भी हटा दो। तो एक ही पॉसिबिलिटी बोलती है ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब हमें समझ आ गया कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। देखो मैंने पहले ही बता दिया, दो तरीके होते हैं लैंग्वेज को पढ़ने के, ठीक है। तो एक तो मैं आपको सीधा आंसर बता दूं और मैं 5 बार बोलूं, आपको बोलूं 5 बार आप बोल दो, समझ आ गया, बात खत्म। एक तो वो तरीका है। एक मैं आपको समझा के चलूंगा कि उस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको 5 चीजें और समझा के चलूंगा जो कि आपके एग्जाम में काम आएंगी, बहुत काम आने वाली है। ये न्यूज़पेपर रीडिंग में बहुत काम आएगी जो मैं चीजें बताऊंगा अभी, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये ऑब्जेक्ट है भाई साहब। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसके होते हैं, या तो वर्ब के ऑब्जेक्ट होते, या तो वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, या तो वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। इतनी बात भी हमें क्लियर है। तो भाई यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन तो लिखी नहीं हुई। अगर किसी को यहाँ पे टू प्रेपोजिशन लग रही है तो ये टू प्रेपोजिशन नहीं है, पहले आप 8 घंटे की वीडियो कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये प्रेपोजिशन नहीं, ये तो हमारा क्या एक नाउन है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रेपोजिशन नहीं है, तो इसका मतलब ये किसी वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होगा। अब क्या ये इंग्लिश जो है लाइक का ऑब्जेक्ट हो सकता है? अगर आपने इसको लाइक का ऑब्जेक्ट बना लिया तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत हो जाएगा, लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा ना। तो आपने कह दिया आई लाइक इंग्लिश, तो आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद है या फिर मुझे इंग्लिश पसंद है? आपको इंग्लिश पढ़ाना पसंद है, तो इसका मतलब जो लाइक वर्ब का जो आप एक्चुअल में जो आपको चीज पसंद है ना, वो पढ़ाना है। अब वो इंग्लिश पढ़ा रहे हो, मैथ्स पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, फिजियोग्राफी पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, वो बात की बात है। लेकिन आपको एक्चुअल में ये चीज पसंद है, तो इस वर्ब का जो रिसीवर है ना वो ये है, और रिसीवर इज एन ऑब्जेक्ट। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। जब आपको इतनी बात समझ आ गई तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो इंग्लिश बचा, ये इंग्लिश किसका ऑब्जेक्ट बचा। तो जो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है वो किसका है, टू टीच का। किसका? टू टीच का। टू टीच व्हाट? इंग्लिश। तो इसका मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट इसका है तो ये नाउन की सिर्फ एक्टिंग कर रहा है यहाँ पे, एक्चुअल में वर्ब के फीचर तो इन्हें लूज कर सकता है तो वर्ब। बात समझ आ गई? आप किसी ड्रामा में चले गए, स्टेज शो में चले गए, ठीक है। आप सपोज करो कि एक टीचर हो, ठीक है। आप अपने स्टेज शो पे छोड़ो, ठीक है, आप अपने सपोज करो कि एक इंसान है, वो मैरिड है, वो टीचर है, ठीक है, और वो अपने सन के साथ या अपने डॉटर के साथ खेल रहा है। तो वो जब उसके साथ खेलता है, क्या टीचर बन के खेलेगा? नहीं, वो 2 साल का बच्चा बन के खेलेगा ना। तो जो रोल प्ले कर रहा है वहां पे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो अपनी ओरिजिनल एट्रीब्यूट्स है वो लूज कर देगा, नहीं, एट्रीब्यूट्स कभी लूज नहीं करेगा, लेकिन उस कंटेक्स्ट में उस चीज की एक्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये वाला जो प्राणी है ना, ये नाउन की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वर्ब के फीचर एट्रीब्यूट्स को लूज नहीं कर सकता। और वर्ब के पास अपने क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब आपको ये बात समझ आ गई कि यहाँ पे जो ये टू टीच लिखा हुआ है, इसका अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, इंग्लिश। तो आपको ये बात भी समझ आनी चाहिए कि भाई साहब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना टू टीच, ये लिखा हुआ है टू टीच, ये यहाँ पे एक ही टाइम पे नाउन का काम भी कर रहा है और एक्चुअल में है तो वर्ब, मतलब दोनों काम कर रहा है। ये बात हमको समझनी थी। इतनी बात समझ आ गई? ठीक। जब हमें इतनी बात समझ आ गई तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैंने यहां पे लिख लिया वर्ब, मैंने यहां पे लिख लिया वर्ब, ठीक है। अब वर्ब जो होती है दो तरीके की होती है, एक होती है डायनेमिक, ठीक है, एक होती है स्टैटिक। अब डायनेमिक का मतलब क्या है, जिसमें मोशन होता है, और इसका मतलब होता है जिसमें नो मोशन। और ये वाली जो वर्ब होती हैं ये आईएनजी फॉर्म में नहीं जा सकती, ठीक है। ये वाली जो वर्ब होती हैं ये आईएनजी फॉर्म में जा सकती, ठीक है। अब जब इतनी बात आपको समझ आ गई तो जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, आई ट्राइड टू ओपन द बॉक्स, मैंने ये लिख दिया। अब यहां पे ध्यान से देखोगे, आई ट्राइड व्हाट, टू ओपन, तो टू ओपन यहां पे क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। टू ओपन व्हाट, द बॉक्स, तो बॉक्स यहां पे क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब यहां पे जो ट्राइड वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो क्या है, टू ओपन, टू ओपन का ऑब्जेक्ट यहां पे क्या बन गया, दी बॉक्स।
इतनी बात समझ आ गई। जब इतनी बात समझ आ गई तो यहाँ पे ये समझ आना है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इस वर्ब के लिए है, ये इस वर्ब के लिए है। लेकिन अगर इस वर्ब की बात करूं तो यहाँ पे ये इसके लिए किसका काम कर रहा है, वर्ब का। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे ये हमारा क्या है, नाउन। तो इसका मतलब नाउन का काम भी कर रहा है, वर्ब का काम भी कर रहा है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक। तो एक देखने वाली बात ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वर्ब है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वर्ब है ये स्टैटिक है या डायनेमिक है, डायनेमिक है। कैसी है, डायनेमिक। अगर भाई साहब वो वर्ब डायनेमिक है तो उसमें कोई ना कोई एक कौन इन्वॉल्व होगा, डूअर। कौन इन्वॉल्व होगा, डूअर। जो कि जनरली हम क्या कहते हैं कि जो डूअर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन ये पूरी बात नहीं है, मैंने समझाया हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि जो डूअर है वो हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा अगर नहीं भी समझ आ रहा, लेकिन इसके लिए बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि डाउट क्लास है, ठीक है, कंसेप्ट क्लास नहीं है, फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब इतनी बातें समझ आ गई तो मेरे कहने का मतलब भाई साहब ये है कि जब मैं कह रहा हूं कि ये जो ट्राइट लिखा हुआ है ये भी वर्ब है। इस वर्ब का जैसे डूअर कौन है, अगर मैं बोलूं इस वर्ब का डूअर यहाँ पे कौन है, आई। कौन है, आई। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एक वर्ब है तो इसका कोई डूअर होगा, तो ये भी तो एक वर्ब है ना सर, इसका भी तो कोई ना कोई एक डूअर होगा या नहीं होगा, होगा ना। लॉजिकली सोचो, सोचो, खुद सोचो कि भाई अगर मैं यहां पे कह रहा हूं कि जैसे ये वर्ब लिखी हुई है, इस वर्ब का कोई ना कोई डूअर है, तो ये भी तो एक वर्ब लिखी हुई है, इसका भी तो कोई ना कोई डूअर होगा। समझ आ रही, ना समझ आ रही, समझ आ गया। तो जैसे आपको समझ आया कि ट्राइड वर्ब का डूअर आई है, तो आप एक बात समझो, मैं कह रहा हूं कि आई एम ट्राइंग टू ओपन दिस बॉक्स, तो जो ओपन करेगा वो कौन करेगा, मैं करेगा या कोई और करेगा, मैं ही तो करूंगा। तो इसका मतलब यहां पे जो ओपन का डूअर है वो भी कौन है, आई। इलेक्ट्रिक ग्रामर में ये लास्ट क्लास में मुझे लगता है समझाया मैंने ये कंसेप्ट, ठीक है, जो हमारा बैच चल रहा है। समझ आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जब मैं कह रहा हूं कि यहां पे कि आई ट्राइड टू ओपन द बॉक्स, तो यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि सर इसका डूअर जो है वो भी आई है, और जो टू ओपन लिखा हुआ इसका जो डूअर है ये भी हमारा कौन है। जब इतनी बात समझ आ गई तो एक बात और समझनी है, एक बात और समझनी है, वो क्या, समझो। पंजाब के एग्जाम्स में कह लो या फिर हरियाणा के एग्जाम्स में या यूपी के जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, वहां पे सिंथेसिस आता है, स्पेशली जो लेक्चरर के एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि आप सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करो, या सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करो, या वाइस वर्सा। तो अब हमें वो चीज सीखनी है, तो ध्यान से समझना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा था ये, आई होप टू पास द एग्जाम, समझना। अब हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो होप वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो कौन है, टू पास है, और टू पास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, एग्जाम है, ठीक है। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि मेन वर्ब एक ही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका जो डूअर है, होप कौन करना है, वो कौन कर रहा है, आई। होप कौन कर रहा है भाई, कौन कर रहा है, आई। इतनी बात समझ आ रही, ठीक, आई कर। अगर मैं बोलूंगा पास कौन करेगा, वो भी कौन करेगा, आई। इतनी बात समझ, तो ये स्ट्रक्चर समझना था। जब आपका जो इन्फिनिटिव है ना वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो जो वर्ब का डूअर वो सब्जेक्ट होता है, वही वही डूअर जो है उसी इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट बन जाता है, मतलब डूअर बन जाता है। तो इन दोनों का जो डूअर है ना वो कॉमन है। तो अगर ये जो इन्फिनिटिव लिखा हुआ है, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है, जिस वर्ब का डूअर ये है, उसी वर्ब का डूअर ये बन जाएगा। समझ आ गया। अब मैं एक्चुअल में समझाना क्या चाहता हूं ये है कि सपोज करो कि आपको पेपर में पूछ ले कि ये सिंपल सेंटेंस है, इसको कंपाउंड में या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे, समझना। एक ही तरीका है, क्या तरीका है, समझना। कि हम इसको दो क्लॉजेस में तोड़ दें। दो क्लॉजेस में तो तोड़ पाओगे अगर हमारे पास सेंटेंस में वर्ब भी दो होंगी और सब्जेक्ट भी दो होंगे, तभी तो एक सब्जेक्ट वर्ब पेयर बनेगा, तभी तो एक क्लॉज बनेगी। दो क्लॉजेस बनेंगी, दो क्लॉजेस बनेंगे, या तो वो कंपाउंड बन जाएगा या फिर वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मुझे तोड़ना है, कैसे तोड़ूंगा। एक मेन वर्ब तो ये रही, लेकिन यहां पे देखोगे मेन वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट है, तो नॉन फाइनाइट को मेन वर्ब बना देंगे। कैसे बनाएंगे, समझना। मैं यहां पे लिख रहा हूं आई होप, आई एम होपिंग समथिंग। वेन यू आर स्टेटिंग समथिंग, तो उस चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो हम कंजंक्शन का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड दैट।
याद रखना, जब भी हम किसी चीज को स्टेट करते हैं ना, तो किसी चीज को स्टेट करने के लिए, स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कंजंक्शन का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड दैट। अगर हमने किसी क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना होता है, अगर हमने किसी क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना होता है, फिर हम वहां पे यूज करते हैं इफ या वेदर। आई वॉन्टेड टू नो दैट इट इज अवेलेबल। गलत हो गया जी, यहां पे या तो इफ आएगा या वेदर आएगा, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये कंजंक्शन में पढ़ते हैं, वापस आ जाओ, यहां पे आ जाओ। तो मैं यहां पे आपको क्या कहना चाहता हूं, अब हम यहां पे स्टेटमेंट, क्योंकि इट इज अ स्टेटमेंट नॉट अ क्वेश्चन, राइट, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कंजंक्शन दैट। तो हमने दैट कंजंक्शन को जब यूज किया, तो यहां पे उसके बाद देखो, अब यहां पे हमें क्लॉज बनानी है। क्लॉज के लिए एक हमें, सॉरी, क्लॉज के लिए हमें भाई साहब एक क्या चाहिए, सब्जेक्ट, एक चाहिए वर्ब, और एक वर्ब का क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो चाहिए अगर वो वर्ब जो है ट्रांजिटिव है, इतनी बात समझ, लेकिन ये दोनों चीजें तो चाहिए ही चाहिए। अब यहां पे जो वर्ब बची वो हमारी कौन सी बची, कौन सी बची, पास। तो इसका मतलब इस पास को हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है, लेकिन इस पास का सब्जेक्ट तो लिखना पड़ेगा। तो इस पास का सब्जेक्ट यहां पे कौन बनेगा भाई, कौन बनेगा, आई, क्योंकि डूअर सेम है। तो इसका मतलब यहां पे क्या लिखेंगे, आई। इतनी बात समझ आ गई, यस और नो, ठीक है, इतनी बात भी समझ आ गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने यहां पे लिखा आई होप, छोड़ो, पहले वाले में जब लिखा था आई वॉन्ट टू गो, ठीक है, टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 3 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है हमारा पास्ट, जिस पॉइंट को हम पार करके निकला है, एक होता है हमारा प्रेजेंट, एंड अदर इज फ्यूचर। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम चीजों को एक्सपीरियंस करके आगे निकले हैं, एंड एक ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे प्रेडिक्शन होती है, हो भी सकती है चीजें, नहीं भी हो सकती। और उस प्रेडिक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम दो मॉडल्स का यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं विल और शैल। ठीक है, पता चल गया, विल और शैल के यूज करते हैं, ठीक। तो जब मैं आपको पूछूं कि कोई वर्ब है, ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने पहली क्लास में समझाया था कि जो टाइम होता है, टाइम होता है, ये डिस्क्रिप्शन होती है। क्या होती है, डिस्क्रिप्शन होती है। अब ये जो डिस्क्रिप्शन होती है, ये इंसान की होती है, ह्यूमंस, पर्संस, या फिर एक्शंस। एक्शंस को मैं लिख देता हूं वर्ब्स, और पर्संस को मैं यहां पे लिख देता हूं नाउन्स। बस मुझे इतना बता दो कि जो टाइम डिस्क्रिप्शन होगी वो किसी एक्टिविटी की होगी या किसी इंसान की होगी, एक्टिविटी की होगी ना। तो इसका मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज रिलेटेड टू द वर्ब, तो जो टाइम वाली क्वांटिटी है वो वर्ब के साथ रिलेट की जाएगी। तो इसका मतलब जब भी मैं टाइम की बात करूंगा, तो जब भी कोई वर्ब लिखी होगी उसके कोई ना कोई टाइम होगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इसमें भी टाइम इन्फ्यूज्ड है, इसमें भी टाइम इन्फ्यूज्ड है, तो दोनों को कोई ना कोई टाइम होगा। तो सपोज करो कि मैं ये बात बोल रहा हूं 4 बजे, ये बात बोल रहा हूं मैं 4 बजे, तो 4 PM हमारे लिए क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, क्योंकि प्रेजेंट बात हो रही है, रिपोर्ट कर रहे हो, जिस टाइम पे चीजों को रिपोर्ट करते हो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वांट वर्ब का टाइम है ना, वो प्रेजेंट है, वो हमारा क्या है, प्रेजेंट है। बस मुझे इतना बता दो कि टू गो का टाइम क्या होगा, पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा, फ्यूचर होगा, सोच के बताओ, बी फास्ट, जल्दी से बता दो। इसमें कोई इंग्लिश का रोल नहीं है यार। अगर आप बोलोगे ना मैंने 10th में नहीं पढ़ी, मैंने ये नहीं किया, मुझे आती नहीं है, मैंने कभी बचपन में नहीं पढ़ी, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, मेरी स्कूलिंग बेकार है, तो भाई साहब ठीक है, तुम्हें ब्लेम करने की आदत है, तुम दूसरे पे दोष डाल सकते हो, सीधी सी बात, ठीक है, खुद कभी एफर्ट्स नहीं कर सकते। ब्लेम जब जब हम ब्लेम करते हैं ना किसी को, तो फिर हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो आपको लगता है मेरी तो गलती नहीं है यार, मैं क्यों करूँ ये, मेरी तो गलती ही नहीं है, सामने वाले की गलती है, जो वो ठीक करेगा तो काम हो जाएगा। तो ब्लेम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता तो उसमें कहीं ना कहीं आपका ही दोष है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज को समझो, मैं ये जो कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई इंग्लिश का रोल नहीं है। तो जो मैं कह रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू गो, तो थोड़ा सा भी कॉम्प्रिहेंशन है ना आपका, ये समझ आओगे कि ये जो टू गो है ना, इट इज रेफरिंग टू फ्यूचर। तो ये हमारा फ्यूचर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। इतनी बात समझ गई। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जब भी ये इन्फिनेटिव लिखे होते हैं, इन्फिनेटिव जो होते हैं, ये वर्ब अगर प्रेजेंट है, ये वर्ब अगर 4 बजे है, 4 बजे टाइम है, तो इस एक्शन का जो टाइम होगा, इट इज ऑलवेज मोर देन 4 PM। एक्स मतलब इसका टाइम, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो अगर मैं किसी बॉक्स को ओपन करने की ट्राई कर रहा हूं, तो वो ओपन जो है ट्राई करने अटेम्प्ट के बाद ओपन होगा, या ओपन है, या पहले ओपन था, बाद ही होगा ना, तभी तो कर रहे हो, तभी तो कोशिश कर रहे हो। अगर पहले से ओपन है तो क्यों कोशिश करोगे। बात समझ आ गई, यस और नो, समझ आ गया।
जब इतनी बात समझ आ गई तो आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं कह रहा हूं आई ट्राई टू ओपन द बॉक्स, इसका मतलब क्या है कि जो ओपन होगा वो ट्राई करने के बाद होगा। इतनी बात समझ आ गई, ठीक। यहां पे आ जाओ, कहां चला गया यार, ये रहा, ठीक है, यही है ना। हाँ, तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। लिख लो एक मिनट, आई होप टू पास द एग्जाम, ठीक है। तो जब मैं यहां पे लिख रहा हूं, अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहां पे लिख लिया आई होप दैट। अब मैंने यहां पे लिख लिया ये, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं और लिख रहा हूं, तो इसका जो है मैंने सब्जेक्ट बना के लिख लिया आई। हमने इसको ब्रेक करना है ना, इसको ब्रेक करना था, इसको क्लॉज में कन्वर्ट करना है। बेसिकली वो तो एक फ्रेज है क्योंकि उसमें मेन वर्ब नहीं है, तो उसको क्लॉज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमें क्लॉज लिखनी है, तो उसमें हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, सब्जेक्ट। अब भाई साहब यहाँ पे आपको मेन वर्ब लिखनी है। अब यहाँ पे आई टू पास सीधा नहीं लिख पाएंगे, बात समझ आ गई, ठीक। तो हमें क्या करना है, उसका मेन वर्ब करना है। अगर मुझे उसका मेन वर्ब बनाना है तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे उस वर्ब का टाइम भी लिखना पड़ेगा, टाइम भी डिफाइंड होगा। इतनी बात तो समझ आ गई, ठीक। तो मैं कह रहा हूं कि अगर भाई साहब ये प्रेजेंट है, अगर ये क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, अगर ये क्या है, प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। तो भाई अगर यहाँ पे मेन वर्ब फ्यूचर में लिखना है तो विल शैल तो लिखना पड़ेगा ना, तो लिख लो यहाँ पे शैल। इतनी बात समझ आ गई, यस और नो, ये बात आपको समझ आनी चाहिए थी। जब इतनी बात समझ आ गई तो यहाँ पे शैल के बाद यहाँ पे लिख लो। तो दिस इज कॉल्ड सिंथेसिस, दिस इज कॉल्ड सिंथेसिस। इतनी बात समझ आ गई, ठीक। तो ये हमें ब्रेक करना था बेसिकली। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो वो सेंटेंस आप खोल के देखो, अपने आप समझ जाओगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता था। तो जब भी आप कभी भी इन्फिनिटिव के बाद, जब कभी भी आप इन्फिनिटिव के बाद यहाँ पे ये लिखते हैं, तो अगर आपको इसको कभी ब्रेक करना पड़ जाए तो इसका सब्जेक्ट भी वही होगा जो इस वर्ब का सब्जेक्ट है, तो दोनों का सब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा कॉमन होगा। ये बात आपको समझानी थी। इतनी बात समझ आ गई, ठीक। तो सपोज करो अब यहाँ पे क्या लिखा हो, आई होप्ड टू पास द एग्जाम। अब यहाँ पे समझना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आई होप्ड दैट आई शैल पास द एग्जाम। तो मुझे बता दो कि ये सेंटेंस सही है गलत। आप बोलोगे कि सर डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं डिफरेंस यही है कि यहाँ पे होप्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, होप। यहाँ पे सिर्फ होप लिखा हुआ था। अब क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे ये मैंने बोल दिया कि ये हमारा क्या है, एक पॉइंट है, ये हमारा क्या है, 4 बजे को रेफर कर रहा है। लेकिन भाई साहब अब आपको ये समझना है कि ये जो 4 बजे है ना, ये पास्ट है, प्रेजेंट नहीं। तो इसका मतलब ये जो फ्यूचर है, ये जो फ्यूचर है, ये फ्यूचर ऑफ पास्ट है। ये फ्यूचर ऑफ क्या है, पास्ट है। अगर वो पास्ट का ही फ्यूचर है तो आपने यहां पे शैल कैसे यूज कर लिया। तो लैंग्वेज इज वेरी लॉजिकल, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, कभी उसको समझने की कोशिश करेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा जब, तब जाके समझ आएगा कि यार ये चीज तो ऐसे होती है, ठीक है। थोड़ा तो समझ पाए होगे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके हैं, तो ये डाउट क्लास थी, देखो मैंने पहले बताया था, ठीक है, ये डाउट क्लास थी। तो जिनको पहले से आती हैं चीजें वो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड जिसको नहीं समझ आया तो आप 8 घंटे की क्लास को पढ़ो, वहां से स्टार्टिंग करो, मजा आ जाएगा आपको इंग्लिश पढ़ के, ठीक है। तो मैं आपको बताया था कि इसमें इन्फिनेटिव का रोल था, मॉडल्स का रोल था, फ्रेज का रोल था और क्लॉज का रोल था। अभी बात खत्म नहीं हुई, ठीक है, अभी आधी बात हुई है, ठीक है, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी आधी ही बात हुई है। एंड क्लास हो चुकी है 24-25 मिनट की, ठीक है। चलो कोई नहीं, जैसे मैं यहां पे लिखूं, वी एग्रीड टू पे द बिल्स, वी एग्रीड टू पे द बिल्स, ठीक है। तो यहां पे समझिए एक चीज को, मैंने यहां पे लिखा वी एग्रीड दैट वी, अब यहां पे इसका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। एंड यहां पे क्या लिख दोगे, वुड पे द बिल्स, ठीक है। तो आपको एक बात समझनी है, क्या है कि यहां पे आप देखोगे कि अब ये सेंटेंस कैसा बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि ये हमारी कैसी क्लॉज है, मेन क्लॉज है, और ये हमारी कैसी क्लॉज है यहाँ पे,
सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पे तीन काम कर सकती है, या तो नाउन का, या एडजेक्टिव का, या एडवर्ब का। यहाँ पे किसका काम कर रही है? नाउन का। क्यों? क्योंकि एग्रीड वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये भी एग्रीड वर्ब का ऑब्जेक्ट था सारा, बस फर्क इतना था कि ये फ्रेज था और ये हमारा क्या बन गया यहाँ पे? क्लॉज। ये फ्रेज को हमने क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब एक चीज और बतानी है। क्या बतानी है? समझना। मैंने बोल दिया आई वॉन्ट टू गो, ठीक है, चलो मैंने बोल दिया आई वॉन्ट टू गो नाउ, ये बोल दिया। अब समझने वाली बात ये है कि इसका सब्जेक्ट भी ये है और इसका डूअर भी ये है, ठीक है। फिर मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया, आई वॉन्ट यू टू गो नाउ। कैन यू सपोर्ट द डिफरेंस? कैन यू? सोचो, इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में कोई डिफरेंस समझ आ रहा है? आ रहा है ना? क्या डिफरेंस है समझ। यहां पे ये वांट जो है ना, ये आई चाहता है, लेकिन यहां पे जो ये टू गो लिखा हुआ है, इसका जो सब्जेक्ट है, इसका जो डूअर है, वो आई नहीं है। ये बात आपको समझनी, समझ गए बात? तो इस स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या हो रहा है कि जब आप इन वर्ब और इंफिनिटी के बीच में कोई और ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो इस वर्ब का जो डूअर होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सॉरी, समझ पाए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई asked them to come. Open the box. जब मैं यहां पे लिख रहा हूं आई आस्क देम टू ओपन द बॉक्स, तो यहां पे जो आस्क है इसका डोर तो ये रहा, लेकिन यहां पे जो लिखा हुआ है देम और यहां पे जो टू ओपन लिखा हुआ है, अब इसका जो सब्जेक्ट है ना, इसका जो सब्जेक्ट है वो यहां पे कौन बन जाएगा? ये अगर आप सिंथेसिस तोड़ोगे तो समझ पा रहे हो? बस आपको इतना समझना है कि यहाँ पे जो टू ओपन लिखा हुआ है उसका जो सब्जेक्ट है, मतलब उसका जो अगर सिंथेसिस करोगे तो उसका सब्जेक्ट कौन बनेगा? ये बनेगा, क्योंकि एक्चुअल में जो इसका डूअर है वो कौन है? ये देम। कुड यू टीच मी टू ड्राइव? टीच मी समथिंग, कुछ भी लिख लो। कुछ भी लिख लो, यू कैन राइट एनीथिंग। यहां पे जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन है? ये। लेकिन यहां पे जो टू ड्राइव इसका सब्जेक्ट यहां पे कौन बन जाएगा? ये। समझ आ गई इतनी बात? आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन, तो यहां पे जो लिखा हुआ है ना, आई हैव सेंट हिम द लोकेशन इन ऑर्डर टू फाइंड द हाउस। आई हैव सेंट हिम द लोकेशन पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है सो दैट बस मुझे इतना बता दो, जब मैं लिखूंगा कि आई हैव सेंट हिम द लोकेशन इन ऑर्डर टू फाइंड द हाउस, तो यहां पे बेसिकली क्या है, जो इन ऑर्डर टू फाइंड है ना, वो यहां पे डिसाइड नहीं कर पाएगा कि यहां पे इसका जो सब्जेक्ट है वो हिम है या आई है। एम्बिगुअस स्टेटमेंट। अब दावे के साथ नहीं कह सकते कि यहां पे ये जो लोकेशन है वो वाला इंसान ढूंढेगा या मैं ढूंढूंगा। बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैंने उसको लोकेशन भेज दी ताकि मैं घर का पता ढूंढ पाऊं। इज इट इवन लॉजिकल? ग्रामेटिकली तो सही है ना, कोई माइकल ग्रामर में इसको गलत करके दिखा दे, कर ही नहीं सकता। तो लैंग्वेज इज नॉट अबाउट ग्रामर रूल्स,
इट इज बियॉन्ड ग्रामर रूल्स, इट इज ऑलवेज अबाउट कंटेक्स्ट। ये पहला सेंटेंस क्यों गलत हो रहा है भाई, पहला ऑप्शन क्यों गलत हो रहा है, सोच के देखो, जस्ट थिंक अपॉन इट, क्यों गलत हो रहा है भाई? ग्रामर की वजह से, मीनिंग की वजह से, मीनिंग की वजह से। तो इसी वजह से क्लास में मैं जब भी कोई भी सेंटेंस डिस्कस करता हूं ना, उसके कंटेक्स्ट समझाने की कोशिश करता हूं कि ये वाला जो सेंटेंस है ना, इस कंटेक्स्ट में बोला जा सकता है, इस कंटेक्स्ट में वैलिड है। अगर आप कंटेक्स्ट से हिल गए ना, तो वो सारी ग्रामर धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि हमें यहां पे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि जो इस फाइंड का सब्जेक्ट है ना, डूअर है, वो ही हो सकता है, मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो भेजने वाला हूं ना, मैं तो हेल्पिंग एंड हूं। ठीक है, वो सारी चीजें सिखाने का एक बहाना था। ठीक है, सीधा भी मैं ये चीज बता सकता था, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स को काफी सारी चीजें पता चली होंगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। और भी उसको बहुत लंबा खींच सकते थे, मैं दूसरी वाली सेंटेंसेस की सिंथेसिस भी कर सकता था, उसको भी एक्सपेंड कर सकता था। ठीक है, फिर वो ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, अभी भी काफी लंबा हो गया। तो बस यही बताना था। अगर किसी को नहीं समझ आया, किसी को डिफिकल्ट लगा, तो एक बार जरूर बताना। अगर किसी को समझ आया, बेनिफिट मिला, वो भी बताना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। दिस इज फ्यूचर साइनिंग ऑफ, बाय।